जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। प्रगति परिवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। भारतीय संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने समझा था नागरिकता संबंधी सभी प्रावधान व अनुच्छेद 5 से 11 तक की सभी मूल बातें। हम जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आया था पाकिस्तान, तो हम देश की नागरिकता भारत का नागरिक किसे माने और किसे ना माने, ये थोड़ा विवाद का विषय जरूर रहा है। और इसी के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान रखे, कुछ ऐसी शर्तें रखी कि जो इन शर्तों को फॉलो करता था वो भारत का नागरिक बन गया था। ये सारी बातें उस समय की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए की गई थी। हालांकि आगे के लिए, भविष्य के लिए अनुच्छेद 11 में बताया गया था कि भविष्य में संसद को नागरिकता संबंधी विषय पर कानून बनाना है तो उसके पास पावर होगी, वो जब चाहे कानून बना सकती है। तो क्या संसद ने कभी इसका प्रयोग किया है? तो उत्तर है जी हाँ, बहुत बार इसका प्रयोग किया गया है। सबसे पहला प्रयोग कब किया गया है? तो सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया है 1955 में, और आज हम उसी को पढ़ेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955। क्या बातें थी इसमें? तो इसमें दो बातें मुख्य रूप से थी। एक बात तो ये कि आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, और एक बात दूसरी कि आपकी नागरिकता कैसे समाप्त होगी। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं, जबकि समाप्ति के 3 तरीके बताए गए हैं। प्राप्त करने के 5, समाप्ति के 3। हम जानेंगे कि जो प्राप्त करने के 5 तरीके हैं वो क्या हैं और समाप्ति के 3 तरीके वो क्या हैं। जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जब भी आप किसी भी अध्यापक, किसी भी टीचर की आप क्लास ले रहे हो तो आपके हाथ में पेन और पेपर अवश्य होना चाहिए। जब तक आप कि जीवन में विद्यार्थी शब्द लगा हुआ है, स्टूडेंट लाइफ जब तक है आपकी, जब तक आपको लिखना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब किसी चीज़ को आप लिखते हैं तो चीज़ें आपके माइंड में अस्थायी रूप से सेट होती हैं। तो लिखना तो हमेशा आप जारी रखिए, क्योंकि लिखने से ही आपकी मानसिक क्षमता का भी विकास होगा और आपकी याददाश्त में भी बढ़ोतरी होगी। तो चलिए बात करते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या बातें थी। तो यहाँ 2 तरीके बताए गए हैं। एक तो बात ये कि आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, तो अर्जन तो अर्जन मतलब प्राप्त। अर्जन मतलब प्राप्त। कैसे आपको प्राप्त होगी? तो कैसे प्राप्त होगी एक बताया गया, और कैसे यहाँ समाप्त होगी। तो 2 बातें बताई गई, कैसे प्राप्त होगी, कैसे समाप्त होगी। तो प्राप्त होने के 5 तरीके बताए गए। कितने तरीके? 5 हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती थी, तो तरीके 5 हैं। और समाप्ति कितने तरीके हैं? 3। तो प्राप्ति के 5 तरीके, समाप्ति के 3। ठीक है, अब देखिए कि आपको नागरिकता कैसे मिलेगी। जो 5 तरीके, वो तरीके क्या हैं। जो पहला तरीका है बताया गया कि जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, ये पहला तरीका हुआ ना। ठीक है, अगला तरीका क्या है? वंश क्रम के आधार पर, वंश क्रम के आधार पर। ठीक। जो तीसरा बताया गया वो तरीका क्या है? पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। और जो चौथा तरीका है यह है देशीयकरण, देशीयकरण। और जो 5वां तरीका है ये है क्षेत्र अर्जन, क्षेत्र अर्जन द्वारा। तो 5 तरीके ये हैं प्राप्ति के। जो समाप्ति के तरीके 3 तरीके, वो तरीके क्या हैं? एक तो पहला तरीका है त्यजन, दूसरा है निरसन, और तीसरा क्या है? वंचन। अच्छा, सच बताना, जो सारे शब्द आपके सामने लिखे जा रहे हैं ये सब आपको पता है इनका अर्थ क्या होता है? क्या है? नहीं बताना? नहीं बता तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं 100% लिख के दे रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन आप धैर्य बनाइए और अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। जो अर्जन के 5 तरीके हैं, उन 5 तरीकों में से एक एक तरीके पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो पहला तरीका है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। तो जो पहला तरीका था प्राप्ति का, जन्म के आधार पर।
अच्छा, जन्म के आधार पर। अब यहाँ क्या बताया गया, तो सुनना मेरे शब्दों को ध्यान से आप। यहाँ ये बताया गया कि भारतीय क्षेत्र के भीतर, भारतीय क्षेत्र के भीतर, तो भारतीय राज्य क्षेत्र या फिर भारतीय क्षेत्र के भीतर जहाँ तक भारत की सीमा का विस्तार है, तो भारतीय क्षेत्र के भीतर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। भारतीय क्षेत्र के भीतर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। तो लिखिए, भारतीय क्षेत्र के भीतर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। कितनी अच्छी बात बताई गई है ना। आप भी सोच रहे होंगे कितनी अच्छी बात है कि भारतीय क्षेत्र के भीतर अगर कोई जन्म ले रहा है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। पता है क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि देखिए इसका कैसे मिसयूज़ होगा, इसका कैसे दुरुपयोग होगा। सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब मान लीजिए आप सपोज कीजिए कि कोई विदेशी महिला है और भारत आ गई घूमने, मान लीजिए ताजमहल देखने आ गई। अब ताजमहल देखने आई हो और यहाँ क्या हुआ, वह महिला प्रेग्नेंट है। अगर महिला प्रेग्नेंट है तो यहाँ ताजमहल देखने आई है, प्रेग्नेंट है यहाँ, और यही हिंदुस्तान की धरती पर उसने एक बेबी को जन्म दिया। अगर उस बेबी का जन्म हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है तो आप बताइए कि उसको तो नागरिकता मिल गई। अब हो सकता है जो महिला आई है किसी आतंकवादी संगठन से उसका संबंध हो, तो जब आतंकवादी संगठन से उसका संबंध होगा तो जो व्यक्ति है जिसको उसने जन्म दिया है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसके पास भारतीय नागरिकता होगी और उसके पास बहुत सारे अधिकार भी होंगे। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, जो आतंकवादी संगठन है उसका सहयोग करेगा, यहाँ की जानकारियाँ वहाँ भेजेगा, यहाँ की बहुत सारी चीज़ें वहाँ बता सकता है। तो मतलब ये इसका दुरुपयोग हो गया। तो जब दुरुपयोग इसका हुआ तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया, ध्यान देना चाहिए भी, है ना। सरकार ने ध्यान दिया, और ध्यान कब दिया? 1987 में। 1987 में सरकार ने इस पर ध्यान दिया और यहाँ एक शब्द जोड़ा ये गया कि अब जो बच्चा जन्म ले रहा है भारत की धरती पर, उसमें से महिला या पुरुष, तो महिला या पुरुष दोनों में से एक भारतीय होना अनिवार्य है। अगर एक पुरुष या फिर एक महिला दोनों में से एक अगर भारतीय नहीं है तो जो बच्चा जन्म ले रहा है उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। तो यहाँ संशोधन थोड़ा सा किया गया। कब? 1987 में। 87 में यह कहा गया कि माता या पिता दोनों में से एक भारतीय हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मिल गई छुट्टी, कितना बढ़िया नियम सरकार ने लगाया, कैसा दिमाग लगाया, छुट्टी मिल गई। अब तो कोई अनलीगल तरीके से भारतीय नागरिक नहीं बन पाएगा, है ना, ये सोच रहे ना। लेकिन यहाँ भी कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जुगाड़ों का देश है, तो यहाँ जुगाड़ी बहुत है। यहाँ एक समस्या पता आपको बताएं क्या? यहाँ भी समस्या है, क्योंकि यहाँ माता या पिता दोनों में से एक ही बात की गई। अब समझिए मेरी बात ध्यान से आप। मान लीजिए कि कोई विदेशी व्यक्ति है, वो भारत घूमने आया और भारत उसको बहुत अच्छा लगा। अब वैसे भी आप जानते हैं कि भारत की धरती ऐसी ही है, यहाँ जो आता है उसके जाने का मन नहीं करता है। बहुत दिन से रीत रिवाज चली आ रही है कि जो हिंदुस्तान आया है यहाँ के माहौल में इतना ज़्यादा ढल गया है कि यहाँ से जाने को उसका मन नहीं करता है। तो मान लीजिए कोई विदेशी पुरुष है और यहाँ घूमने आया, और घूमने यहाँ आया ताजमहल देखने, और यहाँ किसी महिला से उसने शादी कर ली। यहाँ उसको बहुत अच्छा लगा, रहने लगा, और उसको कुछ दिन बाद उसने एक भारतीय महिला से शादी कर ली। अब भारतीय महिला से उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद अब क्या होगा, अगर कोई बेबी जन्म ले रहा है, कोई बच्चा जन्म ले रहा है, तो अब तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हो सकता है कि जो विदेशी आदमी ताजमहल देखने आया था उसका संबंध किसी आतंकवादी संगठन से हो,
तब तो वो बहुत आराम से देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे पाएगा। हाँ, तो समस्या आ गई ना फिर से, तो फिर से समस्या है। तो अब की बार ये सुधार किया गया 2004 में, है ना। धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाती जरूर हैं। 2004 में एक सुधार और किया गया। अच्छा, अब की बार क्या सुधार किया गया? अब की बार आप भी सोच रहे होंगे क्या दिमाग लगाया सरकार ने, ऐसा दिमाग लगा लिया सरकार ने। उसने ये कहा कि इस बार भैया माता और पिता, अभी तक सिर्फ एक था, अब की बार क्या है? माता और पिता दोनों भारतीय होंगे तब भी ही नागरिकता मिलेगी। यहाँ सरकार ने दिमाग लगा लिया कि माता और पिता दोनों ही भारतीय हों। फंस गए ना बाबू, अब भारतीय हूँ। तो इस बार सरकार ने दिमाग लगा लिया। हालांकि यहाँ एक बात और कही गई। एक बात और क्या है कि माता और पिता दोनों में से अगर एक भारतीय है, एक भारतीय मान लीजिए कि एक इसमें से भारतीय, मान लीजिए माता भारतीय है, अगर माता भारतीय है तो जो पिता है, पिता हालांकि विदेशी हो सकता है लेकिन वो अवैध प्रवासी ना हो, अवैध इनलीगल तरीके से भारत में ना आया हो, घुसपैठियों ग्रुप में भारत में ना आया हो, है ना, ऐसे में ना आया हो। तो यहाँ क्या है कि माता या पिता दोनों में एक भारतीय तो दूसरा जो सेकंड पर्सन है, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी ना हो। बात समझ में आपकी नहीं? ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई विदेशी महिला घूमने आ जाए और यहाँ घूमने आई, इसको यहाँ अच्छा लगा, उसने यहाँ शादी कर ली। जब यहाँ शादी कर ली तो महिला विदेशी है और पुरुष क्या हुआ? भारतीय हुआ, तब भी नागरिकता मिल सकती है। लेकिन जो महिला आई है वो अवैध प्रवासी ना हो, इनलीगल तरीके से भारत ना आई हो। बात समझ में आपको आ गई होगी। जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता मिलेगी। चलिए बात करते हैं आगे। जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका आपने जाना था वंश क्रम के आधार पर, वंश क्रम के आधार पर। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से आप। जैसे यहाँ लिखा है कि वंश क्रम के आधार पर, इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए कि कोई पुरुष है या फिर आप ही हैं, सपोज करें कि आप हैं और आप क्या किए कि आप नौकरी के सिलसिले में चले गए अमेरिका। आप अमेरिका चले गए, अमेरिका आपको अच्छा लगने लगा और आप अमेरिका में निवास करने लगे। अब अमेरिकी महिला से आपने शादी भी कर ली और शादी करने के बाद आप वहीं बस गए। अब अगर आपका कोई बेबी है, आपका कोई बच्चा है, तो उसे कैसे नागरिकता मिले? तो यही बात यहाँ बताई गई है कि यदि कोई व्यक्ति जो विदेश में जन्म लेता है और उसके पिता शब्दों पर ध्यान देना, अगर उसके पिता भारतीय हैं तब उसको नागरिकता मिल जाएगी। कितनी सुंदर बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है और उसके पिता यदि भारतीय हैं तब उसको आराम से भारत नागरिकता मिल जाएगी। आप जानते हैं कि पितृसत्तात्मक सत्ता भारत में बहुत दिन से चली आ रही है। आप भी अपने पिता के वंश क्रम के आधार पर जाने जाते होंगे। कोई आप जा रहे होंगे तो आपके दादा का नाम लेकर कहता होगा, आपके पापा का नाम लेकर कहता होगा कि वो उनके लड़के जा रहे हैं, ना कि आपके नाना का, ना कि आपके मामा का। तो पितृसत्तात्मक सत्ता भारत में बहुत दिन से थी और कहीं न कहीं इसका प्रभाव भी देखा जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ एक बात कही गई कि विदेश में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन कब? एक शर्त है, पिता भारतीय हो। कितना बढ़िया दिमाग लगाया गया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही गई। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कमी क्या रहेगी? कमी है भैया, सुनिए मेरे इस बात ध्यान से। आप जानते हैं कि संविधान क्या बताता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव
नहीं किया जाएगा। जब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो आप सोचिए कि कोई मान लीजिए पुरुष गया था वहाँ विदेश कमाने और वहाँ उसने शादी कर ली, वहाँ रच बस गया वो। अगर कोई महिला जाएगी तो महिला जाकर वहाँ मान लीजिए बस गई, वहाँ किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लेती हो तो उसके बच्चे को नागरिकता कैसे मिलेगी? तो महिलाओं ने इस पर आपत्ति की, तब इसमें किया गया सुधार। अब सुधार किया गया तो सुधार कब किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। सुधार किया गया 1992 में। 1992 में क्या बताया गया? 1992 में ये बताया गया कि अब क्या है, पिता या माता दोनों में से एक भारतीय हूँ। तो पहले सिर्फ पिता की बात की गई थी, लेकिन अब क्या है कि माता और पिता दोनों की बात की जा रही। ठीक है, अगला जो तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का वो है पंजीकरण। तो पंजीकरण से आपको कैसे मिलेगी? पंजीकरण, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब हमें पता है कि जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी तो बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे जो हिंदुस्तान के बाहर से देश की आज़ादी को अंजाम दे रहे थे, वहाँ से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। या फिर ऐसे समझिए आप कि बहुत से ऐसे मजदूर थे जिनको दास के रूप में बनाकर यहाँ से दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया था। आप जानते भी होंगे गिरमिटिया आंदोलन या फिर गिरमिटिया मजदूर, है ना। तो गिरमिटिया मजदूर हुए या फिर आपके अदर कोई क्रांतिकारी हैं जो विदेश में रह रहे हैं। अब मान लीजिए कि जब वो ऐसे एग्जाम्पल बने कि गिरमिटिया आंदोलन के ही मान लीजिए कि गिरमिटिया जो मजदूर थे भारत से ले जाए गए थे दक्षिण अफ्रीका में। अब दक्षिण अफ्रीका जब उनको ले जाया गया तो वहाँ बहुत समय तक वो रहने के बाद क्या हुआ वहाँ पे कि वहाँ उनको अच्छा लगने लगा और अब क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका के वो निवासी बन गए हैं। अब तो वो है नहीं, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि हम भारत वापस चले जाएं, क्योंकि मूल हमारा क्या भारत है। भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो किसी विदेशी देश में निवास कर रहे हैं तो भारतीय मूल के होने चाहिए, और निवास कहाँ कर रहे हैं? विदेश में। मतलब मम्मी पापा दादा कोई न कोई भारतीय रहा हो और आज वो कहाँ हैं? दूसरे देश में हैं। अगर वो भारतीय आना चाह रहे हैं तो भारत आप आ जाइए, भारत में आपका वेलकम है, आइए, भारत की धरती पर आपका स्वागत है, आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन तरीका क्या भैया कि आपको भैया कम से कम 7 साल, कितना साल? 7 साल आप यहाँ आइए, हिंदुस्तान में रुकिए, और रुकने के बाद 7 साल बाद आप आवेदन करिए गृह मंत्रालय में, वो आपको नागरिकता दे देंगे, दे सकते हैं, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उनके आधार पर आपको नागरिकता मिल भी सकती है, मिल भी नहीं सकती है, लेकिन आपको कम से कम 7 साल भारत में रहना होगा और भारतीय मूल का होना अनिवार्य है। तो यहाँ लिखेंगे आप भारतीय मूल के, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो विदेश में निवास कर रहे हैं, वो भारत आ सकते हैं। वो भारत आकर 7 वर्ष कम से कम है भैया, 7 वर्ष निवास करें, 7 वर्ष निवास करें, कम से कम यहाँ लिख लीजिएगा, कम से कम 7 साल निवास करें। उसके बाद इनको नागरिकता देना है नहीं देना है विचार किया जाएगा, लेकिन मिनिमम भैया कम से कम 7 साल आप यहाँ रहिए। तो ये तरीका हुआ पंजीकरण द्वारा कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, जो अगला तरीका है नागरिकता प्राप्त करने को वो है आपका देशीकरण। कितना बढ़िया तरीका बताया गया, देशीकरण है। क्या है सुनिए मेरी बात। अब यहाँ ये बताया गया कि मान लीजिए कि आप कोई विदेशी पुरुष हैं, सपोज कि आप विदेशी पुरुष हैं और आप भारत में आए। भारत में आने के बाद क्या हुआ कि भारत आपको बहुत अच्छा लग रहा, आप सोच रहे हैं कि हम भारत में ही रह जाएं। आप ध्यान देना मेरे शब्दों पर, आप विदेशी, आप हिंदुस्तान आए हैं और आपको अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो यहाँ 2-3 तरीके बताए गए। तरीका क्या है कि भैया जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करने से आप 12 महीने से, जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आज आप आवेदन कर रहे हैं तो आज से
12 महीने पहले से लगातार आप भारत में हो और पिछले जो 14 साल बीत चुके हैं, 14 साल में कम से कम आप 11 साल भारत में रहे हों। फिर सुनिए मेरी बात फिर से सुनिए मेरी बात ध्यान से। जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उस दिन से 12 महीना पहले से आप भारत में रहे हों। और दूसरी बात, पिछले जो 14 साल बीते हैं उनमें से कम 11 साल आप भारत में रहे हों। हालांकि बीच बीच आप आ जा सकते थे, लेकिन आपको पिछले 14 साल में 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, ये बात। और तीसरी बात ये बताई गई संविधान की अनुसूची 8 की जो 22 भाषा हैं, 22 भाषा में आपको एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। किसी एक भाषा को आप जानते हो, अगर इतनी शर्तें आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ विदेशियों के लिए दरवाजे खोले गए, है ना। तो विदेशी व्यक्ति, ध्यान रखना, विदेशियों के लिए नागरिकता है। विदेशी व्यक्तियों को नागरिकता तरीका क्या है? नंबर 1, आवेदन से 12 माह पहले, आवेदन से 12 माह से आप भारत में रहे हों। और दूसरा, पिछले 14 वर्षों में 11 वर्ष भारत में निवास कर चुके हूँ, और जो तीसरा बताया गया कि संविधान के अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से आपको एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अनुसूची 8 की 22 भाषा में से एक का ज्ञान हो। अब यहाँ शब्द में ही लिखा है देशीयकरण। देशीयकरण मतलब ये है कि आप देश में आकर बिल्कुल देश के माहौल में ढल गए, है ना। एकदम आप विदेशी थे लेकिन आप एकदम देसी हो गए, है ना। तो विदेशी से देसी हो गए आप, इसी को देशीयकरण कहते हैं। आपको एक भाषा पता चल गई। आप 11 साल से अगर भारत में रह रहे हैं तो 11 साल में आप बिल्कुल भारत के माहौल में ढल भी जाएंगे। तो ये तरीका हुआ देशीयकरण द्वारा, ठीक है। अगला जो तरीका है वो तरीका क्या है? वो तरीका है क्षेत्र अर्जन द्वारा। क्षेत्र अर्जन द्वारा। अच्छा, ये कैसे मिलेगा आपको? अब मान लीजिए आप कि भारतीय राज्य क्षेत्र जो है, अब इन फ्यूचर मान लीजिए आप कि हमारा किसी देश के साथ समझौता हो रहा है, फिर युद्ध ही हो रहा है। मान लीजिए अब युद्ध ही हुआ और युद्ध में क्या हुआ कि हमें कोई भूमि या फिर कोई क्षेत्र हमें मिला। अगर जो क्षेत्र मिला है वहाँ पे कुछ न कुछ निवासी होंगे, कुछ न कुछ जनता वहाँ पे होगी। तो जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के निवासी हैं, सरकार आदेश जारी करके सबको एक साथ में नागरिकता दे सकती है। ये तो क्षेत्र अर्जन द्वारा हुआ, है ना। ऐसा क्या कभी हुआ है? सोचिए एक बार आप कि ऐसा क्या कभी हुआ है? हाँ, हुआ है। कहाँ? सिक्किम में हुआ था। सिक्किम को हमने भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किया था। आप बताइए कि कमेंट में कि सिक्किम को हमने कब शामिल किया है। अच्छा, और भी कहीं हुआ है? हाँ, हुआ है। सोचिए आप, गोवा। और भी कहीं हुआ है? हाँ, हुआ है। पांडिचेरी। बात समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो पांडिचेरी, गोवा एग्जाम्पल ग्रुप में है। तो एग्जाम्पल आपके पास एक सिक्किम है, और गोवा में भी ऐसा हुआ है। और एक एग्जाम्पल आपके पास क्या है? पांडिचेरी। इनको हमने शामिल किया और शामिल करने के बाद सबको एक आदेश के द्वारा सबको नागरिकता दे दी गई, है ना। तो यहाँ बताया गया कि किसी विदेशी अर्जित भूमि के सभी निवासियों को सरकार आदेश
आदेश द्वारा नागरिक घोषित कर देती है, घोषित कर सकती है, फिर करती है ना। तो हमने आपको 5 तरीके बताए कि आपको नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। अंतिम तरीका था। अब बात करते हैं कि कैसे आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऐसा कोई काम आप मत करना कि जिससे आपकी नागरिकता समाप्त हो जाए। अगर नागरिकता समाप्त तो आपके अधिकार बहुत सारे कम हो जाएंगे। तो हम बात करेंगे समाप्ति के। यहाँ समाप्ति के आपको मात्र 3 ही तरीके बताए गए हैं कैसे आपकी नागरिकता समाप्त होगी। जो पहला तरीका बताया गया वो तरीका है आपका त्यजन। त्यजन पहला तरीका क्या है? त्यजन। अब त्यजन में ही लिखा त्याग देना, त्याग देना, है ना। तो मतलब आप अपनी नागरिकता खुद ही छोड़ दें स्वेच्छा से। तो आप लिखें यहाँ पे कि स्वेच्छा से, स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देना। मतलब हम खुद नहीं चाह रहे हैं कि भारत के नागरिक बने, तो हम त्याग सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आप ध्यान रखना थोड़ा से कि युद्ध काल के दौरान आप नागरिकता त्याग नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हमारा किसी से युद्ध चल रहा है और युद्ध के दौरान बहुत सारे कर्मचारी जो सैनिक हैं वो ये कह दें कि हम भारत नागरिक नहीं हैं, तो नागरिक अगर नहीं आप नागरिकता त्याग सकते हैं। नागरिक ना होने का मतलब यह है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा ली, है ना। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो युद्ध काल के दौरान या फिर जब कभी भी सरकार संकट में हो उस स्थिति में आप नागरिकता त्याग नहीं कर सकते, बाकी आप आगे त्याग सकते हैं, है ना। ठीक है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है निरसन द्वारा। निरसन, यह निरसन का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि आप विदेश गए और विदेश में आप रहने लगे, आपको वहाँ की नागरिकता मिल गई, आप भारत वापस लौट के नहीं है। जब आप भारत नहीं है, आप वहीं रहने लगे, तो आपने विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। अगर आपने विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो भारत की स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना, यही बात यहाँ बताई गई है। ठीक है। अब यहाँ वंचन लिखा है, तो वंचन का क्या अर्थ है? अच्छा, यहाँ आप देखेंगे जो त्यजन निरसन है इसमें कहीं कहीं आपकी मर्जी थी भाई कि नहीं थी भाई स्वेच्छा से आपने खुद त्यागा और यहाँ आप विदेश चले गए और विदेशी नागरिकता आपने ग्रहण कर ली, तब भी आपकी खत्म होगी। तो यहाँ कहीं न कहीं दोनों में आपकी मर्जी थी। और जो वंचन द्वारा है, वंचन द्वारा सरकार आपसे नागरिकता खुद ही छीन लेगी। मतलब यहाँ आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं, यहाँ सरकार खुद ही छीन लेगी आपसे, ज़बरदस्ती वाला है। तो ज़बरदस्ती सरकार आपसे खुद छीन लेगी। अब ऐसा आप कौन सा काम कर देंगे कि सरकार आपकी नागरिकता आपसे छीन ले? तो काम है जैसे कि मान लीजिए युद्ध हो रहा है, युद्ध काल के दौरान मान लीजिए किसी विदेशी देश से हमारा युद्ध हो रहा है, तो युद्ध काल के दौरान आप विदेशी शत्रु देश की आप सहायता कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप उनको संदेश भेज रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप उनसे लिप्त पाए जाएंगे, तब आपकी समाप्त हो जाएगी। और दूसरी बात, यदि आप 7 साल से लगातार विदेश में रह रहे हैं और वो भी बिना बताए हुए, गृह मंत्रालय में बिना सूचना दिए हुए अगर आप विदेश में रह रहे हैं, तब भी आपकी समाप्त हो जाएगी। और तीसरा तरीका है कि संविधान का अनादर करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया है, उच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया है, आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तब भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो आप लिख लीजिएगा, वंचन द्वारा क्या है कि युद्ध काल के दौरान शत्रु देश की किसी भी प्रकार से सहायता है ना। कितना बढ़िया नियम बताया गया है। ठीक है। जो अगला है वंचन के अंतर्गत ही जो अगला बताया गया है कि 7 वर्ष से अधिक बिना बताए हुए, गृह मंत्रालय में बिना बताए हुए विदेश में रह रहे हैं, विदेश में
रहने पर, है ना। और तीसरा बताया गया कि संविधान का अनादर करने पर, संविधान का अनादर करने पर। तो हमने समझ लिया है कि समाप्ति के 3 तरीके, त्यजन, निरसन और वंचन, और उधर प्राप्ति के 5 तरीके, जन्म के आधार पर, वंश क्रम के आधार पर, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा और क्षेत्र अर्जन के द्वारा, है ना। पूरी क्लास यही समाप्त होती है। कैसी लगी वीडियो हमारी कमेंट में आप ज़रूर बताना, और साथ ही आप मेरे एक सवाल का जवाब देना। सवाल आपसे मैं ये कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 8 में, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था संविधान का अनुच्छेद 8 क्या बताता है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से एक और बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक ले आप पढ़ाई लगातार करना, है ना। पढ़ाई आप लगातार करना, क्योंकि जब तक आप लगातार पढ़ेंगे नहीं, आप सफलता से दूर होते जाएंगे। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो पढ़ने के बाद उसको बीच बीच रिकॉल भी करते जाएं, है ना। तो मिलेंगे फिर से एक और बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।